नहीं होगा। चलो ग्रेट, चलो सीम्स फाइन। तो लेट्स स्टार्ट। देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कहाँ तक किया था, एक हमने किया था कि 1 प्लस आयोटा का रूट देख लिया था क्या होता है, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक क्वेश्चन कर लिया था, राइट? ओके, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है? नेक्स्ट वी विल डू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, राइट? अच्छा, फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने के लिए, ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं आर्गेन्स प्लेन, ठीक है? लेट्स फर्स्ट स्टडी आर्गेन्स प्लेन, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स प्लेन। पहले ये पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है, राइट? ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वी विल प्रोसीड वेरी with many variety of different this thing, है ना, a variety of different, अरे 1 second wait, quality is बेकार। अभी ठीक है क्या क्वालिटी? वीडियो क्वालिटी इज फाइन नाउ? नाउ गुड, ओके, ठीक हो गया, वेरी नाइस। चलो, हाँ नेट का बहुत इश्यू है, चलो ठीक है, नाउ गुड, ओके। तो अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोसीड करने के लिए विल डू आर्गेन्स प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, अभी ये पढ़ते हैं, ठीक है? नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, व्हाट इज आर्गेन्स प्लेन और व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस चीज पे ध्यान दो, ठीक है, राइट? तो मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो पहले मैं प्लेन बता देता हूँ क्या है। तो देखो आर्गेन, कोई ने क्या किया होगा पता है, ठीक है, राइट? एक्स और वाई एक्सिस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है, राइट? तो व्हाट ही डिड इज ही प्लॉटेड ऑल द रियल नंबर्स ऑन एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस, ठीक है? थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, यू अंडरस्टैंड, ठीक है? ही प्लॉटेड ऑल द रियल नंबर्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है? उसने सारे रियल नंबर्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, ठीक है? मतलब वो रियल में 0 भी आता है, right? फिर 1 और फिर 2 और फिर 3 4 एंड सो ऑन, और इन सब में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और इन सब में इरेशनल पाई √3 3/2 7/2 सारे रियल नंबर एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया उसने, ठीक है, राइट? जो नॉर्मली भी करते ही है, राइट? वाई एक्सिस पे भी रियल नंबर प्लॉट करने की जगह उसने वाई एक्सिस पे क्या किया पता है? व्हाट दैट mathematician did was y-axis पे, instead of wasting and plotting all the real numbers again on y-axis, can I? What he did is he plotted iota on y-axis. मतलब बोला कि चलो ठीक है, ये जो है ना, इतना ये distance नहीं है, but let's treat it as iota. Let's put this one as iota, and so this becomes 2 iota, this became 2 iota, this became 3 iota, this became 4 iota, and so on, right? तो 1 unit on y axis को उसने iota से डिनोट कर दिया, डिनोट किया, ठीक है, राइट? ठीक है, जैसे हम i कैप और j कैप करते हैं ना, वैसे ही, और k कैप करते हैं ना वेक्टर्स में, वैसे ही इसने कुछ नहीं किया, मैथमेटिशियन ने 0 1 2 3 रियल नंबर्स इधर और इमेजिनरी, सिमिलरली इधर फिर माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा इधर आएगा, -2 आयोटा इधर आएगा, -3 आयोटा इधर आएगा, -4 आयोटा इधर आ जाएगा, है ना, राइट? एंड देन ही सेड दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो स्टेटमेंट लिखा रहा हूं मैं, एवरी, तो दिस इज कॉल्ड आर्गेन प्लेन। ये जो प्लेन बनाया ना उसने, उसको बोलते हैं आर्गेन्स प्लेन, और पूरी आगे की ज्योमेट्री, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना पूरा चेंज हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आगे इतना बड़ा चैप्टर हो जाएगा ना इस प्लेन की वजह से, बस तो देखना अपना, ठीक है? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्लॉटेड एज अ पॉइंट ऑन अबव प्लेन। दो स्टेटमेंट लिखाऊंगा आपको, ठीक है, राइट? दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लो, सारे जितने दुनिया के कॉम्प्लेक्स नंबर आप सोच सकते हो ना,
any complex number can be plotted as a point on this मतलब हर complex number को एक point के लिए से treat कर सकते हो, ठीक है, right? तो सारे real numbers इधर है, सारे imaginary numbers इधर है, तो जो वो वाले numbers होगा ना जिसमें iota होता है, 3 + 2 iota, 1 - 4 iota, -3 - 3 iota, pi plus e, pi minus e, मतलब ये सारे complex number जो है ना वो किसी ना किसी quadrant में आएंगे, and we will treat them as point. समझ में आया, राइट? अच्छा, क्लियर है ना? वीडियो अभी क्लियर है? किसी को कुछ ब्लर वर्ड तो नहीं दिख रहा ना? क्लियर ना? ओके, वेरी नाइस। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्लॉटेड एज अ पॉइंट ऑन आर्गन प्लेन, ओके? और इसीलिए मैं एक और स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, ठीक है? ये दोनों स्टेटमेंट आपको एक साथ ही समझ में आएंगे, ठीक है, राइट? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर has a position vector associated with it. Associated with it. Every complex number has a position vector associated with it, right? And that position vector, right? So a complex number can be treated as a vector. Complex number follows vector addition, follows vector laws. Vector laws. मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, राइट? ठीक है, नहीं तो मैं ये नहीं बोल रहा ये कैसे आया, ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि ये कैसे आया। अरे वो आर्गन नाम की मैथमेटिशियन ने क्या किया ना, यहाँ पे 1 और 2 और 3 ये कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या बोलता हूँ, सुनो, ठीक है, राइट? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, सुनो, उसने क्या दिमाग लगाया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, राइट? लुक एट दिस, यहाँ पे आप जो वेक्टर्स में हम क्या करते थे बताओ, यहाँ पे वैसे भी हम नॉट डन वेक्टर्स, बस फिजिक्स में तो किया ही होगा ना आप लोग ने। 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो बेसिकली आई कैप करते हैं ना, यहाँ पे 2 आई कैप, 3 आई कैप, ऐसा ही करते हैं ना, माइनस आई कैप, -2 आई कैप, है ना? एंड व्हाट डू यू प्लॉट ऑन वाई एक्सिस गाइस? वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? वो 1 2 3 4 ही प्लॉट करते हैं, लेकिन ये जे कैप होता है ना, जे कैप, 2 जे कैप, 3 जे कैप, यही होता है ना? क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग, 1 सेकंड, या अभी ठीक है? अभी ठीक है? अरे मैं वो नहीं चल रहा ना, वाईफाई इज नॉट वर्किंग, सो आई एम टेकिंग ऑन मोबाइल डेटा में ऐसा ही होता है, इसलिए तो मैं, ठीक है, चलो, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये आई कैप, 2 आई कैप, 3 आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस, तो वेक्टर्स में ऊपर जे कैप होता है, ऊपर जे कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप नीचे, है ना, राइट? ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा है आप लोग को? इज द बोर्ड क्लियर नाउ? अभी ठीक है? यस, तो देखो, तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाले एक्सिस पे हम आई कैप, जे कैप प्लॉट करते हैं ना, राइट? और फिर स्मार्टली क्या करते हैं, जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर ए वेक्टर, लेट से 2 आई कैप, लेट से 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इस वेक्टर को कैसा प्लॉट करते हैं बोलो? हाँ, जेड का भी के कैप होता है, वो छोड़ो उसको, है ना? तो 2 इधर जाते हैं और 3 ऊपर जाते हैं, और ये जो पॉइंट का जो ये वेक्टर है ना, वो क्या होता है, इस वेक्टर को डिनोट करते हैं ए वेक्टर से। यस, दैट इज व्हाट वी डू, राइट? इतना तो पता ही है ना?
टू आई कैप यानी राइट में आगे जाना है, जे थ्री जे कैप मतलब ऊपर जाना है, माइनस टू आई कैप अगर माइनस थ्री जे कैप हो तो कैसा जाना है समझ में आ रहा है ना। तो उसने आई और जे को ना लेते हुए व्हाट इज आई एंड जे, आई एंड जे आर जस्ट डायरेक्शंस ना, है ना। वाई एक्सिस पे एक वेक्टर मान लिया, वेक्टर की जगह वाई एक्सिस पे उसने आयोटा को मान लिया, ठीक है राइट। मैथमेटिशियन व्हाट ही डिड इज वाई एक्सिस पे आयोटा मान लिया एंड देन ही सेड कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना जेड, जेड अगर टू, लेट्स से अगर मैं z1 बोल दूंगा ना, z1 2 plus 3 iota, है ना। तो what now, what I'll do is right, I will go two distance over here and 3 iota, मतलब 3 iota मतलब ये है ना, y axis पे कितना जाऊंगा अभी 3 iota, है कि नहीं। I'll go somewhere over here, है ना। अरे एडवांटेज अभी समझ में आएगा, पहले तो समझो तो सही आप लोग यार। आई विल गो थ्री डिस्टेंस, थ्री आयोटा ऊपर जाऊंगा मैं, ठीक है राइट। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ना, दिस पॉइंट इज नथिंग बट z1, समझ में आ रहा है आपको। ये पॉइंट होगा ना टू और थ्री आयोटा, ये z1 हो जाएगा, है ना। और ये जो वो वेक्टर होगा, तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आया, एवरी पॉइंट कैन बी प्लॉटेड एज अ, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्लॉटेड एज अ पॉइंट ऑन आर्गन प्लेन। ये नई टाइप की एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस रीडिफाइंड, है ना। इस प्लेन को अलग ही बोलते हैं, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स, तो राइट। हमने रियल इमेजिनरी नंबर्स की अब इमेजिनरी प्लेन करते हैं, ठीक है राइट। और इमेजिनरी प्लेन में हम इमेजिनरी नंबर्स को प्लॉट भी करेंगे, ठीक है। इट इज कंप्लीटली इमेजिनरी, आप उसको में लॉजिक मत ढूंढने जाओ उसका, ठीक है राइट। तो इसको सुनो, ये समझ में आया स्टेटमेंट, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्लॉटेड एज अ पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन। मैं ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन आई विल जस्ट ट्राई टू प्लॉट ऑल द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और जो सेकंड को लिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, every complex number has a position vector associated with it and complex number follows vector laws, I'll tell you how। मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये वाला वेक्टर, मतलब ओरिजिन से लेकर z1 तक ज्वाइन करके जो वेक्टर आएगा, ये वो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर, z1 का पोजीशन वेक्टर है ना राइट। तो whenever z1 has to follow vector addition, so you have to take this as a vector and then do the vector addition या vector whatever, है ना। I'll tell you what इसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब हम बाद में देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ये वेक्टर का पार्ट हम बाद में देखेंगे, अभी इतना जरूरी नहीं है। तो दिस इज दैट वेक्टर जिसकी बात चल रही है ना, राइट। तो आपको ये समझ में आया कि ये वो पॉइंट है z1 which is this point is representing the complex number z1, समझ में आया राइट। क्लियर है ना वीडियो एवरीवन नाउ, the video is clear everyone, ओके ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, ओके राइट। अच्छा अगर मैं z2 की बात करूं, z2 अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर रखूं, लेट्स से -1 -2 आयोटा, तो where do you think z2, चलो +2 आयोटा है, +2, where do you think z2 will be, in which quadrant? ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, दिख रहा है आपको। आप x की जगह -1 जाओगे और y की जगह 2 आयोटा जाओगे, तो कैन यू फील कि ये वाला वो सब आपको सब समझ में आ रहा है। दिस इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये होगा z2 एंड दिस इट विल हैव अ वेक्टर एसोसिएटेड विद इट, यानी ये वाला वेक्टर, दिस इज दैट वेक्टर एसोसिएटेड विद z2, जो z2 पोजीशन बताएगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ z1, जो z1 का पोजीशन बताएगा। ओके गाइस, नाउ z1 हो गया, z2 हो गया, है ना, ये 2 आयोटा है। तो लेट्स प्लॉट इट ओवर हियर, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा। हेलो, ठीक है अभी ठीक है क्या, नाउ क्लियर, यस ठीक है।
तो Z2 हो गया. Now let's plot Z3. एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z3. Let's say -3 minus iota. या -3 iota ले लो. Which quadrant? Which quadrant Z3 will lie? Z2 is a point. Yes, Z2 is a point. Z1 is a point. Z3 क्या होगा? -3 iota. मतलब ये यहाँ इधर आ जाएगा ना. -3 और -3 iota. So do you expect Z3 to lie over here? और Z3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो वेक्टर होगा उसका वो कुछ ऐसा वेक्टर होगा है ना. It will be joining this. Yes. This is that vector that joins Z3. Okay. और अगर मैं Z4 की बात करूँ Z4, if I say कि this is Z4, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, let's say 2 minus let's say 4 iota, है ना. तो राइट साइड में 2 जाएंगे और नीचे कितना जाएगा? 4 जाएगा ना, राइट. सो दिस इज दैट 2 minus 4 iota वाला पॉइंट. ये वो पॉइंट है, ये 2 है. ये वो पॉइंट है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो Z4 रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट Z4 and this is that vector associated with Z4. Okay, right. तो कभी भी अगर आपको वेक्टर के जैसा ट्रीट करना है, पॉइंट की जरूरत है इस चीज की कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर के जैसा ट्रीट करना, वेक्टर के जैसा ट्रीट करना है. तो वो कौन सा वेक्टर लोगे पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से उस पॉइंट को प्लॉट करके ओरिजिन से ज्वाइन करके जो वेक्टर आएगा ना, उसके जैसा ट्रीट करो, है ना. राइट. तो कॉम्प्लेक्स नंबर शोज डुअल नेचर, है ना. lot of issues today. 1 second, wait. अभी ठीक है. अभी थोड़ा आई थिंक नेटवर्क चेंज किया मैंने. तो इज दिस फाइन? हाँ, नाउ आई थिंक इट विल बी क्लियर. हाँ, ओके. चलो. हाँ, तो आप लोग को ये समझ में आ गया ना कि जैसे ही प्लॉट एक्स एक्स, मतलब जैसे ही बी नहीं, जिसने भी प्लॉट करके दिया अपना को आर्गुमेंट्स ने, एक्सिस पे रियल नंबर्स और वाई एक्सिस पे आयोटा वाले इमेजिनरी नंबर प्लॉट करके आर्गुमेंट में दे दिया. तो ऐसे करने पे आपको Z1 Z2 Z3 Z4 जो नंबर्स है ना, वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं ना. अब जो स्पेशल नंबर्स हो गए जैसे रियल नंबर,
पॉजिटिव रियल नंबर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, पॉजिटिव साइड पे. नेगेटिव रियल नंबर विल लाई ऑन द नेगेटिव, है ना. तो पॉजिटिव रियल नंबर्स विल लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है कि नहीं गाइस? ये समझ में आ रहा है? राइट. लेकिन नेगेटिव रियल नंबर्स जो हो गए ना, नेगेटिव रियल्स जो नेगेटिव हो गए वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे. समझ में आ रहा है आपको? एक्स एक्सिस तो है बट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, ये भी समझ में आ रहा है? राइट. ठीक है. राइट. तो पॉजिटिव आयोटा है ना, या लेट्स से आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, ये सब जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, है कि नहीं? राइट. लेकिन -2 आयोटा, देखो ये दोनों नंबर जो है ना वो प्योरली रियल के सेट में आते हैं. ये प्योरली रियल के टर्म्स सेट में आते हैं, रियल्स. और ये जो नंबर्स है ना वो किस सेट में आते हैं? प्योरली इमेजिनरी सेट में आते हैं, कि नहीं? तो -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा, ये सब नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएंगे. यस और नो गाइस? इतना समझ में आ रहा है? कीप टाइपिंग यस. बोलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके फाइन. तो अच्छा, इससे आपको समझ में आ रहा है क्या एक चीज, है ना? राइट. तो इससे आप ये बोल सकते हो क्या कि एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोल सकते हो ना, रियल एक्सिस या प्योरली रियल एक्सिस, है ना? और वाई एक्सिस को आप इमेजिनरी एक्सिस बोल सकते हो कि नहीं? बोलो, ये भी समझ में आ रहा है इतना पार्ट? राइट. अब मुझे बताओ, जो मैंने लास्ट टाइम पे एकदम मस्त वाला जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लिखा था ना, वो अभी आपको एकदम सही समझ में आ रहा है क्या? बोलो. जीरो लाइज ऑन बोथ एक्सिस, सो प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी. देखो समझ में आ रहा है? बोलो, एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी. जीरो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल एक्सिस पे भी लाई करता है और इमेजिनरी एक्सिस पे भी लाई करता है. जीरो इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, है ना? ये वो बेसिकली वो वाला मीटिंग पॉइंट है जीरो, जहाँ से रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स मीट करते हैं. गेटवे टू इमेजिनरी नंबर्स, यू कैन से दैट. जीरो इमेजिनरी नंबर्स. समझ में आए? राइट. तो द थिंग इज दिस, राइट, कि जीरो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कैसे है वो भी मैंने आपको समझा दिया. अभी क्लियर है? हाँ. यस. जीरो अब देखो, ठीक है? राइट. नाउ कंसिडर, नाउ एवरीवन प्लीज लुक एट दिस. कंसिडर दिस, ठीक है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू दिस, ओके? जस्ट टेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट्स से z is equal to a plus iota times b, ठीक है? और मान लो a, तो a लेंथ इधर प्लॉट करोगे ना, a लेंथ इधर जाएगी, मतलब a नेगेटिव भी हो सकता है, b भी नेगेटिव हो सकता है, बट फिलहाल इधर प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है? ये डिस्टेंस a वाला डिस्टेंस होगा. समझ में आ रहा है आप लोग को? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? ये वाला डिस्टेंस a होगा. और समझो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज यहाँ पे है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा गाइस? बोलो. b होगा ना? राइट. जस्ट इमेजिन, है ना? राइट. ओके. राइट. And so this z will be nothing but a plus iota times b, है ना? और वो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वो ये बनेगा, क्या नाम है इसका? वो पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा. आई होप दिस इज क्लियर, है ना? दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? ये डिस्टेंस तो b होगा, डिस्टेंस आयोटा b नहीं होगा, डिस्टेंस b होगा, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स में a आएगा. वैसे a कॉमा b आएगा, बट a कॉमा b कोऑर्डिनेट से तो a प्लस. देखिए एक चीज समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन क्यों होता है. हाउ इज कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड ज्योमेट्री? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं. दो कॉम्प्लेक्स नंबर से लाइन आ जाएगी, है ना? इनफाइनाइट अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे सर्कल आ जाएगा. All the complex number that lie at an equal distance from origin lie on the circle. Yes, तो ये सब चीजें स्टार्ट होगी. अभी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स
how to represent a circle on Argand's plane, how to represent a point on Argand's plane, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएगी, है ना? नाउ इसीलिए मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ इसके, ठीक है? राइट, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को मॉड्यूलस ऑफ z से डिनोट किया जाता है, ठीक है? राइट, तो आई एम डिफाइनिंग समथिंग कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ z. z इसको इस तरीके से लिखा जाता है, z का के साइड में मॉड्यूलस डाल दो, ठीक है? It is not that positive negative वाला मॉड्यूलस, it is not like your old modulus, it is nothing but magnitude of the position vector, it is the magnitude of position vector. समझ में आ रहा है? magnitude of position vector, जो भी पोजीशन वेक्टर बनता है ना z वेक्टर का, उसका देखो ये पार्ट हमेशा बहुत स्लो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? राइट, बिकॉज समझ में आएगी, राइट? You have complex equation of all the conics. Yes, Varun, trust me. You have all complex equation of all the conics. Parabola, ellipse, hyperbola, circle, straight line, सबके complex equations हो गए. तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाओ, है ना? We will just wait and see. बहुत टाइम लगेगा उसको, अभी तो 3-4-5 से लेक्चर जाएंगे और उसमें पहले तो बेसिक्स पढ़ लो ना यार, है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हमने स्लोप पढ़ा, एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले पैराबोला पढ़ा क्या? नहीं ना? राइट, ठीक है. हाँ, तो मॉड्यूलस ये हो जाएगा, ठीक है? देयरफॉर कैन वी से मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सही है कि नहीं? मॉड्यूलस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Agreed everyone? राइट, तो ये जो a प्लस आई बी है ना, उसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करो. ओके, a स्क्वायर और b स्क्वायर को स्क्वायर करके ऐड करो तो जाके मॉड्यूलस ऑफ z आता है ना, अंडर रूट लेके. देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है? अच्छा चलो मैं काम बताओ, आर्गुमेंट को नेक्स्ट बोर्ड पे लिखा है, तो ठीक है? आई होप दिस मच इज क्लियर. आर्गुमेंट के लिए नेक्स्ट बोर्ड देखते हैं अभी. हाँ, अब ठीक है? आ रही आवाज? बोलो. नहीं, मॉड्यूलस ऑफ z, अपूर्व देखो, मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस. तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? a एंड दिस इज b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट होगा. मॉड्यूलस ऑफ z इज अ मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ है यार. दिस इज लेंथ. द लेंथ तो रियल नंबर होती है ना. दिस इज द लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर. लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर की लेंथ जो है वो मॉड्यूलस होता है ना. ओके, यस, ठीक है? राइट, ठीक है. चलो नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस. नाउ इस पे देखो, आगे ध्यान देते हैं, ठीक है?
तो हमने जब अब कॉम्प्लेक्स सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट कर दिया है, तो उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में थोड़ा सा हम वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं। एक तो मॉड्यूलस चीज जो होती है ना, वो डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है, कि मॉड्यूलस होता क्या है, राइट। और मॉड्यूलस, और एक और एक चीज होती है, ठीक है, मॉड्यूलस इज नथिंग बट वो पॉइंट को प्लॉट करने के बाद है ना, या उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ऐसे समझो डायरेक्ट उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, या फिर थोड़ा अच्छे से समझना है तो उस पॉइंट को वेक्टर का जो वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, उसकी लेंथ बात हो गई ना, सेम ही बात हो गई। नाउ लुक एट दिस। तो बेसिकली हमने मैंने क्या बनाया था लास्ट इस पे, कि ये डिस्टेंस यहाँ से मैंने a ले लिया था, और यहाँ से मैंने एक b डिस्टेंस ऊपर जाके एक पॉइंट प्लॉट किया था, b डिस्टेंस ऊपर जाके यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया था, और इस वाले को पोजीशन वेक्टर, मतलब इस वाले इसको मैंने z बोल दिया, ठीक है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा टाइम्स b हो गया, एंड देन सॉर्टेड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हो गया, है कि नहीं, राइट। ये चीजों का बहुत यूज है गाइस, है ना, अभी फिलहाल सिर्फ समझते जाओ, आगे जाके अपने आप इसका यूज समझ में आएगा, ऐसा ये मॉड z का क्या यूज है ना, एक क्वेश्चन में आपको अपने आप आंसर हो जाएगा इसका। लुक एट दिस, देयर इज समथिंग कॉल्ड argument of z. There is something called argument of z, which is denoted by arg of z, arg of z, ठीक है, and this is also known as or amplitude of z, amplitude। देखो यार अब गाइस इस चीज को समझो, जैसे हमने कोनिक्स में सब पहली बार जब पैराबोला पढ़े थे ना हमने, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस्ट रेक्टम, एंड ऑफ लेटस्ट रेक्टम, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब फोकस, एसेंट्रिसिटी, ये सब नए नए वर्ड्स है ना आप लोग के लिए, तो राइट। तो ये भी मतलब हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग समथिंग वेरी न्यू, इमेजिनरी प्लेन। तो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि थोड़े थोड़े नई चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ये सब बेसिक टर्म। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम में किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब ये भी आगे जाके किसी को डाउट नहीं होगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ z एक ही बात है ना। इसको AMP ऑफ z के लिए डिनोट किया जाता है। दे बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, दे बोथ आर द सेम थिंग। मतलब कोई कोई एम्पलीट्यूड z लिखता है, कोई कोई आर्गुमेंट ऑफ z लिखता है, ठीक है। फर्स्ट इसको शॉर्ट में ARGZ लिखता है, इसको शॉर्ट में AMPZ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? ठीक है, सुनो एवरीवन, पोजीशन ARG of z लिखता हूँ मैं। आर्गुमेंट ऑफ z is the inclination angle of complex number z on Argand's plane measured from positive x-axis in counterclockwise sense। ये वही है यार स्लोप के लिए, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, थोड़ा सा स्लोप से अलग है, क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, राइट। तो बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जाके जो एंगल बनता है ना, उसको आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट वेक्टर किस एंगल पे इंक्लाइंड है ना। ये दो चीजें डिफाइन करते हैं ना, तो वी कैन गो टू मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझो, व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ z एंड व्हाट इज दिस। इट इज मतलब z को जैसे ही प्लॉट कर दोगे, लेट्स से आपने इधर प्लॉट कर दिया, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जाके आपको z का एंगल मिल जाएगा, ठीक है, राइट। अगर z इधर प्लॉट हो गया होता तो ये वाला एंगल आर्गुमेंट होता, अगर z ये प्लॉट कर दिया होता तो फिर आप ये वाला एंगल आर्गुमेंट लेते हैं ना, राइट, ठीक है, ये वाला एंगल आर्गुमेंट लेते
फिर नेगेटिव में बोलना है तो नेगेटिव में भी बोल सकते हो, लेकिन नेगेटिव एंगल बोलोगे तो काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर माइनस एंगल ये वाला एंगल बोल देना। और अगर इस क्वाड्रेंट में है तो राइट ये एंगल बोलना, बट नेगेटिव में बोलना, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज होता है, ठीक है राइट। अभी tan इनवर्स b by a will be wrong, ठीक है। Now argument of z is equal to tan inverse of b by a. This is wrong. इसको लिख के गलत लिख दो, ठीक है। This is absolutely wrong, ठीक है। I'll tell you why it is wrong, है ना। tan inverse b by a गलत क्यों है ना, इस चीज को समझो गाइस। अगर आपने tan inverse b by a, yes it depends on the quadrant, तो अगर मैं z1 की बात करूं 1 plus 2 iota और मैं z2 की बात करूं -1 - 2 iota, तो आप दोनों के आर्गुमेंट तो सेम ही बोलोगे फिर तो मतलब समझा क्या, राइट। tan इनवर्स b by a करोगे तो 2 by 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स इसमें भी b by a करोगे तो इसमें भी 2 by 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। तो आप इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी नंबर का आर्गुमेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट सेम है, ये बोलना चाहते हो क्या? नहीं है ना, समझा है राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग, बिकॉज समझ में आ रहा है, ये बिकॉज का मतलब समझ में आया, मतलब बिकॉज सिर्फ लिख दिया, इतना छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि tan इनवर्स b by a इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेम ही आएगा, tan इनवर्स 2 आएगा। तो आप ये बोल रहे हो कि किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है और किसी थर्ड क्वाड्रेंट नंबर है, दोनों क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट सेम है, व्हिच इज नॉनसेंस, है ना, कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज का, ठीक है राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, ये रॉन्ग लिख दिया मैंने इसको, लेकिन कभी कभी फिर भी लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, tan इनवर्स b by a है और प्लस पाई जाता है, ठीक है। लेट मी टेल यू देयर इज समथिंग कॉल्ड, अच्छा एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, कोई अगर एंगल, किसी ने अगर मुझे एंगल दे दिया कि आर्गुमेंट है ना, एक और चीज समझो, आर्गुमेंट दे दिया 150 डिग्री, राइट, किसी ने आर्गुमेंट अगर 150 डिग्री दे दिया तो 30 बचेगा, तो 150 आर्गुमेंट सही होगा क्या? यस 150 हो गया सही, लेकिन क्या -1 -210 नहीं लिख सकता क्या? ये भी सही होगा ना, नेगेटिव में जाके 180 और 30 और जाओगे तो ये भी तो सही होगा ना। तो आर्गुमेंट ये सही है कि नहीं, बोलो सही है, यस। अच्छा 150 प्लस 360 कर सकता हूँ कि नहीं, बोलो ये भी सही है कि नहीं, है ना राइट। और 150 प्लस 360 प्लस 360 720, ये भी सही है कि नहीं, है ना। अरे बता, एंगल में आप अगर 360 ऐड करते जाओगे या रेडियंस वाले एंगल में 2 पाई ऐड करते जाओगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या? डज द एंगल चेंज? नो ना, एंगल डज नॉट चेंज, राइट, द इंक्लिनेशन एंगल डज नॉट चेंज। तो कैन वी से फ्रॉम हियर, है ना, कैन वी से फ्रॉम हियर, इसको नोट करके देख सकते हैं कि नहीं कि a complex number has infinite arguments। क्यों ऐसा? क्योंकि आप 2 पाई ऐड करते जाओ यार, इसमें 720 ऐड करो, एक और करो, एक और करो, माइनस करो, 150 में माइनस करो, देखो 150 में -360 इधर आ जाओगे, है ना, 150 -360 करोगे तो इधर आ जाओगे, है ना, -360 डिग्री, है ना राइट। और प्लस 360 डिग्री करोगे तो इधर आओगे, प्लस 720 करोगे तो इधर आओगे, करना है तो और नेगेटिव हो जाएगा। तो कैन वी से दैट के कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ दैट इज द रीजन वी डोंट टेक टाइम, यस। नाउ कैन वी से दैट कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, है ना राइट। देयर कैन बी इनफाइनाइट आर्गुमेंट्स। अगर किसी का आर्गुमेंट आपने 30 डिग्रीज निकाला, मतलब 30 डिग्रीज पर इंक्लाइंड है, तो उसका आर्गुमेंट 360 माइनस 30 और 360 प्लस 30 और फिर 720 प्लस 30 या 30 माइनस 360 720 कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, सही है ना, कुछ का कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है ना, राइट ठीक है। तो द थिंग इज के इनफाइनाइट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट आर्गुमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। एंड सो वी स्टडी अ टॉपिक कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यार तो फिर अगर एक चीज के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पढ़ो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसको शॉर्ट में PARG से डिनोट किया जाता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है आपको? नो आर्गुमेंट, राइट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ एनी पॉइंट जो है वो
ग्रेटर देन माइनस पाई होता है और लेस देन इक्वल टू पाई। इस रेंज को डिफाइन कर दिया, दिस इज द रेंज। मतलब आप समझो कि ये वाले बहुत सारे नंबर्स है ना, इसमें से जो नंबर इस रेंज में आ रहा है ना, एक ही नंबर आएगा नहीं, राइट। देखो माइनस पाई से लेकर, तो इफ यू गो टू सी ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को क्या बोल दिया इसमें कि नाउ गाइस लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई तक हो सकता है, पाई से आगे नहीं हो सकता प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये समझ में आ रहा है आपको? यस, that value of the argument which lies in this range। वरना तो आर्गुमेंट में 360 ऐड करते जाओगे, सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, तो फिर बहुत ही बढ़ते जाएगा ना। तो एक आर्गुमेंट होगा जो इस रेंज में करेगा, एक ही आर्गुमेंट, क्योंकि इन दोनों के बीच ये जो स्ट्रेच है ना, आर्गुमेंट का लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू है ना, उसका स्ट्रेच 360 का है। उसमें एक आर्गुमेंट लाई करेगा और दूसरा आर्गुमेंट उसके 360 ऐड करोगे तो बाहर या उस तरफ पीछे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? राइट, ये कन्वेंशन है, दिस इज कन्वेंशन। सिर्फ यही क्यों लिया, कोई रीजन नहीं, दिस इज कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब क्या कि पूरी दुनिया ने बैठ कर डिसाइड किया है ना, या फिर किसी ने डिसाइड किया, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। इसका कोई रीजन नहीं होता, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ठीक है, राइट। तो इसका कोई रीजन नहीं, मतलब क्या बोल दिया, जिसने पहले ऑब्जर्व किया कि अरे, तो उसने करेक्ट ले लिया है, उसने कन्वेंशन बनाने क्रेडिट ले लिया कि ठीक है, एक काम करते हैं, आज से पूरी दुनिया इसको ऐसा करेगी, ठीक है, ओके। तो सबको समझ में आया कि हाँ ये तो सही है, तो इसीलिए बेटर है कि मान लो उसकी बात, है ना। तो ऐसा है, मतलब किसी ने बोला होगा कि अरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट आर्गुमेंट, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, राइट। हाँ, तो इनफाइनाइट आर्गुमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो चलिए काम करता हूँ, मैंने डिसाइड किया प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो मैं इसका कन्वेंशन डिसाइड करूंगा, तो जिसने डिसाइड किया उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज को किसी ने पॉजिटिव ले लिया है ना, राइट, क्योंकि किसी को पॉजिटिव नेगेटिव एंगल में है ना, तो ऐसा। नाउ लिसन टू दिस। तो गाइस लुक एट दिस, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से तो स्टार्ट होती है, जीरो तो है इसमें, जीरो से पाई तक। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट 210 डिग्री हो सकता है क्या, बोलो? प्रिंसिपल आर्गुमेंट 210 डिग्री हो सकता है क्या, यस और नो, टेल मी। नो, क्योंकि 210 डिग्री के लिए आपको 180 से आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो फिर प्रिंसिपल वाला लॉजिक ये है कि अगर कोई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मेजर करना है तो डायरेक्टली ऐसा मेजर करो, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऐसा मेजर करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट को ऐसा मेजर करेंगे, ठीक है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अब नेगेटिव में आंसर देना स्टार्ट करेंगे, ऐसा मेजर करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम भी ऐसा मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या गाइस? इज दिस क्लियर? वे टू मेजर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दिस इज द वे टू मेजर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बोलो गाइस, क्लियर है क्या गाइस, बोलो। थर्ड को है ना, और इन दोनों आंसर्स को नेगेटिव दोगे क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हो, और उन दोनों आंसर्स को पॉजिटिव दोगे, यस और नो। अब मैं आपके पास 4 ग्राफ बनाता हूँ, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लॉट करता हूँ, और कुछ एंगल मैं आपको दे देता हूँ। उन सारे केसेस में आप मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ, ओके, राइट। तो ये वो पॉइंट है, ये इधर है, और ये एंगल 30 डिग्री है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है आपको, ठीक है, राइट। फर्स्ट ये वाले, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, बोलो बोलो, क्या होगा इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट? 60। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा मेजर करना है तो 60 डिग्री, यस। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, बोलो। 120 डिग्री। 60 लिखो या π/3 लिखो, एक ही बात है ना। एंगल्स को रेडियंस में लिखना मैं वापस लिख के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आप यहाँ से मेजर करते हो, तो वो एंगल आता है 120 डिग्री, राइट, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बता सकते हो क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मैं 190 डिग्री, मैं क्या पूरा ऐसा मेजर करूँ क्या, 190 लिखो क्या? नहीं, मैं बेटर है, ये 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो मैं बेटर है मैं ऐसा मेजर करूंगा, ऐसा,
ऐसा नीचे जाके मेजर करूंगा, नीचे कितना होगा 180 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस, तो ये एंगल 170 होगा, इसीलिए माइनस 170 डिग्री लिखूंगा। बोलो गाइस समझाए? राइट। और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? कितना 40 से करना, वेट लेट मी राइट इट ओवर हियर। ये ऐसा था, ये ऐसा था, ओके। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा गाइस बोलो? माइनस 50 डिग्री है कि नहीं? ये इतना एंगल जाऊंगा ना मैं, माइनस 50 डिग्री। Has everyone understood this? 70 कौन बोल रहा है यार? माइनस 50, ठीक है। कैलकुलेशन भी नहीं आता है क्या? 40 डिग्रीज है ना ये 40 है तो बचा कितना? ओके, now minus 50 degrees है ना। now listen to this now। अच्छा मुझे ये बताओ, और मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई एम प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ए पॉइंट इधर, बी पॉइंट इधर, सी पॉइंट इधर, और लेट्स से गाइस डी पॉइंट इधर। तो अगर मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए की बात करूं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ बी की बात करूं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ सी की बात करूं, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ डी की बात करूं, तो मुझे रेडियंस में सबके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स बता सकते हो गाइस? व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए? ए का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलो। यस, ए का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ बी? एवरीवन प्लीज टाइप इन रेडियंस। पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 फिर 90 डिग्रीज है कि नहीं? पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्रीज। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ सी पॉइंट? बोलो गाइस। यस, अब मुझे बताओ कि सी पॉइंट को मेजर करने के लिए ऐसा मेजर करोगे कि नीचे से मेजर करोगे? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम है, मेजरमेंट तो सेम ही है, ऊपर से पाई है नीचे से भी पाई है, बट आंसर पाई दोगे कि माइनस पाई दोगे? नो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लॉजिक है, लॉजिक इधर है, इधर है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को माइनस पाई दोगे कि पाई दोगे? अरे माइनस पाई नहीं दोगे, माइनस पाई इज नॉट इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है नहीं? तो पाई लिखना, पाई। समझ में आया? तो किसी ने सोचा कि अरे सी पॉइंट जो है उसको ऐसा मेजर करने पे भी पाई आ रहा है, ऐसा मेजर करने में भी पाई आ रहा है, जब दोनों सेम ही आ रहे हैं तो किसको एडवांटेज में? कि जो रेंज जिसने डिफाइन किया है उसने बोल दिया कि पाई को ले लो, माइनस पाई को मत लो। समझे? चमका? हाँ, राइट। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, उसको मैं ये वाले पॉइंट को पाई बोलूंगा, ठीक है। माइनस पाई को इसलिए इंक्लूड नहीं किया बिकॉज जिसने जिसने कन्वेंशन बनाया उसी ने इंक्लूड नहीं किया, है ना? अगर उसने माइनस पाई इंक्लूड तो 0 से पाई है ना। किसी पॉइंट का आंसर अगर पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हैं, तो दिल को अच्छा लगता है ना पॉजिटिव देने पे, है ना? ठीक है, अच्छा सुकून होता है कि चलो पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए मे बी शायद कन्वेंशन इज समथिंग व्हिच इज गुड, प्लीजिंग टू द आई। अब देखो डी, डी का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या दोगे? माइनस पाई बाय 2, है कि नहीं? अच्छा, डी का प्रिंसिपल आर्गुमेंट 3 पाई बाय 2 भी तो बोल सकते हैं ना, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 बोल सकते हैं, लेकिन वो आर्गुमेंट होगा, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा, है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो अगर किसी पॉइंट का आर्गुमेंट अगर 60 डिग्रीज है, उसमें 360 ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो आर्ग्यूमेंट्स अलग और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, वी विल नॉट गेट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, है ना? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज अ यूनिक थिंग, आर्ग्यूमेंट्स आर मेनी थिंग्स, है ना? समझ में आया क्या ये बोर्ड? बोलो सब एवरीवन।
ओके, फोटो भेज देता हूँ। Now listen to this very carefully. देखो अभी मैंने क्या किया ना, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करके दे दिया आपको कि लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कोई ना कोई एंगल दे दिया, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन और एंगल के बेसिस पे आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट बता दिया, ठीक है राइट। अभी क्या होगा ना, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देखा मतलब क्वाड्रेंट भी देखा ना आपने, तो नाउ व्हाट आई विल गिव यू इज, नाउ लुक एट दिस, तो अगर मैं z इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली आपको a प्लस आयोटा दे दूं, समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग दे दूं आपको, तो वहां से आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, है ना, वहां से हाउ विल यू फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। नाउ गाइस लिसन टू दिस, एवरीवन, एम आई ऑडिबल राइट, सबको मुझे मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है, voice and video both are very clear guys, बोलो yes, very nice। चलो, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालोगे इसका तरीका दे दो, ठीक है। फर्स्ट तो मैं आपको एक स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप 1 मैं आप लोगों को स्टेप वाइज बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनना, ठीक है। स्टेप 1 इज फाइंड, मैं ना एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट को थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, थीटा, चलो रहने दो, ठीक है। फाइंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b by a, इस पूरे का मॉड्यूलस, लेट अल्फा बी, या लेट अल्फा बी tan इनवर्स b by a का मॉड्यूलस। अल्फा क्या है, कोई एंगल है जो tan इनवर्स b by a है। एवरीवन नोज दिस ना कि tan इनवर्स से जो b by a का पुट आएगा वो एक एंगल होता है ना, क्योंकि tan ऑफ अल्फा एक नंबर होता है, तो tan इनवर्स ऑफ अ नंबर विल बी एन एंगल, है ना, ये समझ में आ रहा है राइट। तो tan इनवर्स ऑफ b by a करके जो एंगल आएगा उसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है क्या, नहीं है ना, नहीं है राइट। स्टेप 2 इज यस, स्टेप 2 इज चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट, ऐसा किया है ना हमने पहले, राइट। अच्छा स्क्रीन क्लियर है अभी, किसी को ब्लर ओवर दिख रही है क्या, नहीं क्लियर है ना, क्लियर है स्क्रीन, क्वाड्रेंट को चेक करो, है ना राइट। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट अल्फा डायरेक्टली अल्फा ही होगा, ठीक है, आर्गुमेंट होगा ना वो डायरेक्टली अल्फा होगा एज इट इज। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा ना वो होगा पाई माइनस अल्फा, यस। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा ना वो क्या होगा, नहीं पाई प्लस अल्फा नहीं, अरे पाई प्लस, पाई से आगे तो जा ही नहीं सकते यार प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, तो पाई प्लस अल्फा कैसा बोल रहे हो वरुण, पाई प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट की अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट माइनस पाई है, अपर लिमिट इंक्लूडेड है, हाँ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव मेजर करना पड़ेगा, माइनस ऑफ पाई प्लस अल्फा, थोड़ा सा फील ले लो ना राइट। थर्ड क्वार्टर में ये है ना राइट, और ये एंगल निकल के अल्फा आ जाता है, ठीक है। अभी इसका लॉजिक आपको नहीं समझेगा बट स्टिल थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिगो में पढ़ समझेगा। ये हो गया माइनस पाई और प्लस अल्फा, तो यहाँ आ गया वापस माइनस पाई प्लस अल्फा, है ना राइट। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो, अगर क्वाड्रेंट है तो ये एंगल अल्फा है, जैसे अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो अब ये माइनस पाई प्लस अल्फा है, ऐसे समझो, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो डायरेक्टली माइनस अल्फा होगा, है ना।
This is the answer. This is how you find principal argument. अब आप लोग आज के बाद से प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए यही तरीका यूज करना और कोई तरीका मत यूज करना, ठीक है? राइट, खैर आर्गुमेंट निकालने के लिए भी यही तरीका यूज करना। गाइस सुनो, आप आर्गुमेंट भी निकालना होगा ना तो पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना, राइट, और वही आंसर देना। अगर देखो कभी कभी क्या होता है ना, आई टेल यू समथिंग, ठीक है, राइट, आंसर क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द आर्गुमेंट और ऑप्शंस में कुछ भी दे देता है, ठीक है? नाउ स्टेप 1 यू सेड इट इज रॉन्ग। अरे तो स्टेप 1 को आंसर का बोल रहा हूँ मैं? अपूर्व, मैं क्या बोल रहा हूँ ये आंसर है? अल्फा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। नो, आई सेड बोल दिया था क्योंकि आप लोग ने इसी को आर्गुमेंट बोल दिया था, tan इनवर्स b by a को। मैं तो आपको बोल रहा हूँ tan इनवर्स b by a का मॉड्यूलस कर दो और उसको एक एंगल बोल दो अल्फा, और अल्फा को यूज करके प्रिंसिपल आर्गुमेंट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके? बट वेयर एम आई सेइंग कि ये करेक्ट है, ये यही आर्गुमेंट है? नो। तो हाउ टू फाइंड अ कॉमन आर्गुमेंट, राइट, हाउ टू फाइंड अदर आर्गुमेंट्स, हाउ टू फाइंड अदर आर्गुमेंट्स, दूसरे आर्गुमेंट्स कैसे निकालोगे आप, ठीक है? हाउ टू फाइंड अदर आर्गुमेंट्स, ठीक है? अदर आर्गुमेंट्स आर नथिंग, अदर आर्गुमेंट्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस और माइनस 2n, है ना? तो अब एक आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट पहले निकालना पड़ेगा, राइट, विच इज वन ऑफ द बेसिक आर्गुमेंट, और उसमें प्लस 3 माइनस 360 प्लस 720 माइनस 720 एंड सो एंड सो ऑन कर करके यू कैन गेट अदर आर्गुमेंट्स, प्लस 2 पाई 4 पाई 6 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई, यू कैन गेट अदर आर्गुमेंट्स। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, नाउ गाइस याद है वो क्वेश्चन दिया था z1 is equal to 1 plus 2 iota, गाइस लुक एट दिस। अब देखो जैसे मेरी थ्योरी फॉलो करोगे ना, and z2 is equal to -1 minus 2 iota, तो आपको इस आर्गुमेंट, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट अलग आएगा। tan इनवर्स b by a तो नहीं करना है ना इस बार से, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो और सेकंड क्वेश्चन ये है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इधर करता हूँ, अल्फा निकाल लिया tan इनवर्स b by a, व्हाट इज दिस tan इनवर्स b by a? 2। कौन सा क्वाड्रेंट है गाइस बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ। ओके, तो फर्स्ट का आंसर ये आया। z1 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आया? z1 का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो आ गया tan इनवर्स ऑफ 2। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट को मैं डायरेक्टली आर्गुमेंट भी बोल सकता हूँ। हाँ, मैं बोला था मेंस क्या गड़बड़ करते हैं। मेंस ये गड़बड़ करती है कि कभी-कभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट वर्ड मेजर नहीं, वर्ड नहीं किया जाता है और फिर भी सिंगल चॉइस क्वेश्चन में दिया जाता है। तो कभी-कभी अगर मेंस में अगर सिर्फ आर्गुमेंट बोल दिया तो उसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट जैसा ट्रीट करके ही चल लो, ठीक है? राइट, हालांकि देखा जाए तो बोलना चाहिए, बट एनीवेज चलो। एंड सेकेंड क्वेश्चन में भी अल्फा निकालो tan इनवर्स ऑफ b by a का मॉड्यूलस, दिस बाय दिस का मॉड्यूलस करोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। ओके, अल्फा तो सेम ही आया, बट दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट गाइस, z2 इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के मैंने इसमें क्या बोला था? माइनस पाई प्लस अल्फा, ठीक है नहीं? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज नथिंग बट माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2, है ना? tan इनवर्स ऑफ 2 इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, उसमें आप माइनस पाई कर दोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, है ना? राइट, ठीक है? तो उसको माइनस कर दोगे तो फोर्थ में जाओगे, पाई माइनस दैट करोगे तो सेकंड में जाओगे, और उसको एज इट इज रखोगे तो फर्स्ट में जाओगे। ये वो रूल्स बताया, राइट, ठीक है? अब मुझे बताओ इस फर्स्ट क्वेश्चन का प्रिंसिपल आर्गुमेंट और सेकंड क्वेश्चन का प्रिंसिपल आर्गुमेंट अलग अलग आया कि नहीं आया ना? राइट, डिड यू गेट टू डिफरेंट आंसर्स एज एक्सपेक्टेड? यस सर, ठीक है? तो भाई क्वेश्चन फटाफट इसको निपटा दो। फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ, ठीक है, ए। फटाफट निपटाएं इन सारे क्वेश्चंस को। √3 माइनस 3 आयो, बी 1 प्लस
√3 आया था. 1 माइनस आया था. 3 + 4 आया. ठीक. E 0. चलो मैं आया था. हाँ. Yes everyone.
लेट्स डू दिस. तो यार ये फर्स्ट क्वेश्चन का कर लेते हैं, पहले पार्ट फिनिश, ये क्वेश्चन पूरा फिनिश कर देते हैं. फर्स्ट इज ए इज tan इनवर्स ऑफ, मतलब नेगेटिव लो ही मत, मॉड लेना है ना. 3/√3 इसका नेगेटिव -3 लिख दो. चलो -3 लिख दो, फिर मॉड ले लो. खुश वो हो जाएगा. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3. गाइस व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ √3? मतलब tan अल्फा √3 कब होता है? 60 डिग्रीज पे, है ना. तो आंसर, अच्छा ये अल्फा है ना पाई रेडियंस में निकालना, क्योंकि मैंने 2 पाई वगैरह यूज किया हो ना, तो अभी -180 प्लस 30 डिग्री अच्छा नहीं लगेगा ना, एक रेडियन आ रही है. तो ए का आंसर क्या होगा? अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट है यार? क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं? कैन यू सी इट्स अ फोर्थ क्वाड्रेंट? और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा ना वो होगा -π/3. -π/3 इज द प्रिंसिपल. और यहाँ से हमें जितने आर्गुमेंट निकालने आप निकाल सकते हैं. वेरी नाइस, ग्रेट. बी वही हो जाएगा यार, tan इनवर्स ऑफ b by a. अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ b by a का मॉड्यूलस. अल्फा की वैल्यू फिर से π/3 आ गई. सेकंड क्वाड्रेंट है ना इस बार, तो सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है सबको. सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट विल बी नथिंग बट pi minus π/3 which is equal to 2π/3. This is the answer. Has everyone understood this? C क्वेश्चन कर ले. -1 minus iota. Okay. तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 upon -1 का, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1. और कौन सा एंगल है जिसका tan 1 होता है? अल्फा की वैल्यू π/4 आ गई. ओके, बट ये कौन सा क्वाड्रेंट है? अरे थर्ड क्वाड्रेंट. तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट है, राइट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में डिंग डिंग माइनस, तो क्या बताया था मैंने? -π प्लस π/4, -π फाइनल है. तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? -3π/4. करेक्ट ना? फोर्थ क्वाड्रेंट. अभी डी क्वेश्चन 3 प्लस, गाइस 3 + 4 आया था. 1 सेकंड. हाँ, वीडियो होता है वेरी. ये everyone, am I audible, visible? Please type. हाँ, वीडियो अभी क्लियर है क्या वीडियो? Yes, shall I proceed? Yes. हाँ, तो डी देखो, डी पार्ट में डी. अच्छा डी में कैसा है? इसमें आप करोगे tan इनवर्स ऑफ 4/3. अच्छा एक काम करते हैं, ई ले लो और एफ भी ले लेते हैं. और -3 + 4 आयोटा ले लो. अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज नथिंग बट tan इनवर्स 4/3. दिस इज द आंसर. ई वाला क्वेश्चन करने से पहले एफ वाला क्वेश्चन करते हैं. अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ 4/-3 का मॉड. तो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू फिर से tan इनवर्स 4/3 ही आ गई. बट इस बार कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है इस बार, सेकंड क्वाड्रेंट. तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? पाई माइनस अल्फा tan इनवर्स ऑफ 4/3. है ना? आया अलग अलग आंसर, ठीक है, इसका आंसर अलग अलग आया. खैर है ना, नहीं था. अच्छा ई वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 0 is the only complex number whose argument is not defined. गाइस मुझे एक चीज बताओ, आर्गुमेंट क्या आता है? पोजीशन वेक्टर का इंक्लिनेशन एंगल होता है ना. जब 0 का कोई पोजीशन वेक्टर ही नहीं होगा
जो वेक्टर ही नहीं बनेगा। जीरो तो एक ओरिजिन है और ओरिजिन को ओरिजिन से ज्वाइन करके वेक्टर ही नहीं बन रहा है। वेक्टर ही नहीं बनेगा तो आर्ग्यूमेंट कैसा होगा यार उसका, है ना। वेक्टर की लेंथ ही अगर जीरो है तो मॉड्यूलस ही जीरो है, तो आर्ग्यूमेंट कैसे डिफाइंड होगा फिर उसका, बोलो। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये सबको समझा आज क्या पढ़ाया तो मैंने? Zero is the only complex number whose argument is not defined. Yes, चलो great, awesome. Next करते हैं अभी एक और बोल सकता है। Yes, चलो तो अभी देखते हैं थोड़े, अभी देखते हैं एक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वैसे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड्यूलस के प्रॉपर्टीज, आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज ये सब करना है बचे हुए, ठीक है। लेकिन मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो करना है ना, उससे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके फॉर्म्स करने पड़ेंगे, ठीक है। लेट अस स्टडी दिस polar form of complex number, polar representation of complex number, polar representation of complex number। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, पोलर करेंगे फिर वहां से ऑयलर्स करेंगे और ऑयलर्स से हम आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है। देखो गाइस, इसको z को आप ऐसा लिखते हैं ना, z को जब आप 3 + 2 आयोटा लिखते हैं ना, तो इसको शॉर्ट में एक्स आई वाई फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। x + i y फॉर्म मतलब x की जगह पे x 3 और y की जगह पे 2 है ना, ये तो बोल सकते हैं ना x + i y फॉर्म, ठीक है। नाउ व्हाट इज पोलर फॉर्म, व्हाट इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? नाउ गाइस लिसन टू दिस, ठीक है। इसका जो मॉड्यूलस ऑफ z है ना, नाउ ये तो छोड़ दो, ठीक है। लेट z be a complex number, now listen to this, complex number whose, please pay attention to this everyone, okay? Let z a complex number whose mod z is equal to r and argument of z is equal to theta। mod z अगर r है और argument of z अगर theta है, तो अगर मैं उसको समझो कहीं भी किसी भी एंगल से, थीटा कितना भी बड़ा एंगल हो, कैसा भी एंगल हो, थीटा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या माइनस एक्यूट या माइनस ऑब्ट्यूज हो, व्हाटएवर मान लो इधर है, और ये जो है ना आर आर, तो मुझे ये बता सकते हो कि इसको आप अगर एक्स और आई वाई फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये लेंथ क्या होगी गाइस, बोलो। ये लेंथ होगी यस और नो, और ये लेंथ क्या होगी बोलो गाइस, आर साइन थीटा, है ना। अब बात ये है कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो अपने आप ये लेंथ इधर आ जाएगी, है ना। बस आर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, अपने आप सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर आ जाएगा, है ना। तो कहना है से कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स वो r cos थीटा, r sin थीटा है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना, बस बेसिक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स r cos थीटा, r sin थीटा। अच्छा मुझे ये बताओ, तो z की को अगर मैं लिखना चाहूँ x + i y फॉर्म में, इस केस में दिस इज द इंफॉर्मेशन, तो मैं ये लिखूंगा थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा, यस और नो गाइस, बोलो यस।
Can I say this? Z is represented as Z is equal to R times cos theta plus iota sin theta. Has everyone understood this part? Bolo. This is called polar representation. या polar form. बोलो. This is called polar form. Has everyone understood क्या होता है? एक सेकंड. ओके. ये सबको समझ में आया? Guys, listen to this. ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है ना, उसको ना शॉर्ट में आज से मैं सिस थीटा लिखूंगा. सिस थीटा. दिस इज सो इम्पोर्टेंट. दिस इज सो इम्पोर्टेंट. सिस थीटा. सिस थीटा का मतलब समझता है? cos प्लस में लिखा प्लस आयोटा साइन थीटा. CIS थीटा. सिस थीटा. cos प्लस आयोटा साइन थीटा. समझ में आ रहा है ये? राइट. वो cos प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं सिस थीटा लिखूंगा आज से. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? प्लस का लिखते हुए शॉर्ट में C प्लस IS लिख दिया. ठीक है. सिस थीटा प्लस भी नहीं लिखते. ठीक है. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. ठीक है. और ये सिस थीटा के इतने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं ना गाइस, ये आप लोग को रटने होते हैं. ठीक है. राइट. ठीक है. तो अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मुझे बताओ गाइस, एवरीवन लुक एट दिस. टेल मी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे r और थीटा चाहिए ना. r मिल गया 3 और थीटा मिल गया π/4. लेट्स 3 पुट करूंगा और cos π/4 प्लस i sin π/4 लिख दूंगा. वो उसका पोलर फॉर्म होगा. यस और नो गाइस बोलो. तो पहले सिर्फ ये क्वेश्चंस करके बताओ मुझे दो तीन. कन्वर्ट द फॉलोइंग convert the following in cis theta form. दो मिनट. A -4 plus 4 root 2 iota. नहीं, 4 root 2. -4 plus 4 iota. B minus root 3 iota. C -1 plus iota. sorry, -1 minus iota. ठीक है. और D, चलो D फर्स्ट कॉलम छोड़. ये तीन क्वेश्चंस फटाफट कन्वर्ट करके बताओ. सबके निकालो, सबका मॉड्यूलस निकालो और आंसर विल बी मॉड्यूलस बाहर into cos theta plus I sin theta. Do it fast.
एक क्वेश्चन कर ले क्या? मॉड z बताओ, एक क्वेश्चन में मॉड z क्या है? 4√2, किसी को कोई डाउट? अरे सिस थीटा कितनी बार बताया, सिर्फ आप क्या सुनते नहीं हो क्या? इस चीज को शॉर्ट में लिख दिया, इस चीज को शॉर्ट में सिस थीटा लिखा गया। cos थीटा प्लस i tan थीटा को लिखने का शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म। क्या कर रहे हो यार, सुनो तो सही। z is equal to r sin theta, basically mod z is equal to 4√2 है, राइट? और अगर आर्गुमेंट निकालना है तो अल्फा निकालते हैं, अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, है ना, which is pi by 4। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट या थीटा, बट थीटा इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये याद रखना, ठीक है? थीटा इज पाई माइनस पाई बाय 4 which is 3 pi by 4, ठीक है? तो व्हाट इज z? तो आंसर क्या हो जाएगा? पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा बोलो? a का z is equal to r यानी 4√2 times cos 3 pi by 4 plus i sin। समझ में आया गाइस सबको? दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस, समझ में आया? और इन शॉर्ट कैन यू से कि r यानी 4√2 sis 3 pi by 4 cos थीटा प्लस i sin थीटा को लिखने का शॉर्ट फॉर्म, ये समझा क्या? इतना sis 3 pi by 4, क्लियर है एवरीवन? बी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मॉड z तो 2 है, अल्फा इस केस में tan इनवर्स ऑफ √3 यानी पाई बाय 3 है, और थीटा इसकी वैल्यू प्रिंसिपल आर्गुमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस पाई बाय 3। समझ में आ रहा है मेरा? तो z को लिखोगे r इंटू cos of minus pi by 3 plus I sin of minus pi by 3. Therefore, z is equal to 2 sis of minus pi by 3. Sis cos plus I sin की जगह पे sis लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन में z is nothing but √2, इसका स्क्वायर का रूट, अल्फा की वैल्यू 4 है, tan इनवर्स ऑफ 1, एंड थीटा की वैल्यू होगी माइनस पाई प्लस पाई बाय 4। थर्ड क्वाड्रेंट है ना यार, which is minus 3 pi by 4 guys, minus 3 pi by 4। ये थीटा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। नहीं यार, क्या बोल रहे हो वरुण? एक सेकेंड, you can unmute your mic and say। हाँ सर, बस उसको सिंपलीफाई करने पे सेम टू सेम आ रहा। नहीं, z is equal to r into cos of minus 3 pi by 4 plus I sin of minus 3 pi by 4। सेम कैसे आएगा बताओ? एक तो √2 और 4√2 है, वो तो अलग ही छोड़ दो। अगर अंदर वाला पार्ट सेकंड का सर, सेकंड ये माइनस पाई बाय 3 है और वो का पाई बाय 4 है, क्या कर रहे हो? पाई बाय 3 और ये पाई बाय 4 है, इसको कैसे सेम है? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ बी ऑप्शन में उसका पोलर फॉर्म उसके जैसे ही है जिसका गिवन है। इसके जैसे 1 जो गिवन है उससे 1 - 3 आया, वही उसका पोलर फॉर्म है। मैं कुछ और वरुण क्या बोलना चाहते हो? सेकंड क्वेश्चन को मैं इसका पोलर फॉर्म निकाल रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं हाँ इसका पोलर फॉर्म यही है। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो? सो वो जब बी ऑप्शन में मैंने पोलर फॉर्म को सिंपलीफाई किया ना, तब वो सेम टू सेम आ रहा है 1 - 3। अरे वो ऑफ कोर्स इसकी बात है ना, मतलब इसकी वैल्यू लिखोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे तो यही आएगा ना। वो तो ऑफ कोर्स, वो तो सब में आएगा, सब में आएगा। हमने r मतलब r थीटा फॉर्म से ही तो x + iy फॉर्म निकाला, और इसी को तो वही बोला आपने, तो सब में ही आएगा यार। यस सर, लिखने का तरीका अलग है, बस है तो सेम ही। एक दूसरे को सिंपलीफाई करोगे तो मैच ही हो जाएगा, बस है ना। sis of minus 3 pi by 4, समझा क्या? Has everyone understood this? तो
पोलर फॉर्म से सिस थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करना और सिस थीटा फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सबको आना चाहिए. ओके क्लियर है. 2 पाई बाय -2 पाई बाय 3 है. बी वाले क्वेश्चन का 1 माइनस रूट 3 आता फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में सही तो लिखा हुआ है. फोर्थ क्वाड्रेंट में सही है ना. यस दिस इज करेक्ट. ओके चलो इसकी फोटो भेजता हूँ मैं अभी. लेट्स सेंड इट नाउ. चलो लेट्स एंड इट. We'll continue in the next class. Okay चलो bye guys, take care, see you all.